गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 दो महान राज्य में आपको बताऊंगी। इसमें जो है दो महान राजाओं के बारे में बताया गया है, जिनकी जो है दो बहुत ही महान राज्य जो है प्रचलित हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं राजा हर्षवर्धन की, जो कि उनका काल लगभग 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे राजा हर्षवर्धन के बारे में कि उन्होंने किस प्रकार से उनके शासन चलाया, उनके साथ क्या क्या हुआ। तो हम बात करते हैं राजा हर्षवर्धन की। राजा हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाने के बाद उनके बड़े भाई राज्यवर्धन को जो है राजगद्दी संभालने के लिए बोला गया, परंतु गौड़ राजा शशांक ने धोखे से जो है उनकी मार डाला। उसके बाद जो है उनकी बहन राजश्री को मालवा के राजा देवगुप्त ने कैद कर दिया। ऐसा कुछ विपरीत संयोग हुए उनके साथ, हर्षवर्धन के साथ कुछ ऐसे संयोग हो गए जिससे कि क्या हुआ कि उनको महत्वपूर्ण लोगों की सलाह से जो है हर्षवर्धन को थानेश्वर, जो वर्तमान में पंजाब और हरियाणा का रूप ले रखा है, राजगद्दी संभालनी पड़ी। राज सत्ता प्राप्त करते ही उन्होंने अपनी बहन को मुक्त कराया और क्या किया, वनवासी स्त्रियों को मित्र बौद्ध साधु दिवाकर की मदद से जो है वो हर्षवर्धन को राजश्री की विश्व के जंगलों में सती होने से रोकने की सफलता मिली। मतलब क्या, वनवासी जो स्त्रियां थी उनको सती होने से रोका गया। इस समय जो है कन्नौज उत्तर प्रदेश का राजा बिना का होने से जो है हर्ष ने अपनी बहन को उस राज्य में का अधिकार में ले लिया। क्या किया, राजा हर्षवर्धन ने जो है कन्नौज को जो है अपना अधिकार में ले लिया था। उसके बाद जो है गौड़ राजा शशांक पर आक्रमण की योजना के रूप में उन्होंने असम के राजा भास्कर वर्धन के साथ चतुराई के साथ मिलकर, मतलब उन्होंने चतुराई के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए और क्या है अपना जो है राज्य जो है अपना उन्होंने ले लिया। मालवा और सौराष्ट्र पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की। कहने का मतलब ये क्या है, राजा हर्षवर्धन के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि उन्होंने जो है अपना शासन और संचालन चलाया और क्या किया, उन्होंने किस प्रकार से जो है चतुराई के साथ अपनी बहन को छुड़ाया और जो है कुछ राज्य जो है उन्होंने जीते। बाद में उसने विशाल सेना के साथ गौड़ राजा शशांक को परास्त किया और उसके राज्य को अधिकांश जो है भाग जीत लिया। शशांक वह था जिसने जो है उनके भाई राजा हर्षवर्धन के भाई को मृत्यु प्राप्त करवाई थी। जबकि दक्षिण में चालुक्य और राजा पुलकेशी द्वितीय के साथ युद्ध में वह सफलता नहीं मिली। इसमें जो है पुलकेशी द्वितीय जो थे वो भी एक महान राजा थे, वह जो है राजा हर्षवर्धन को हरा नहीं सके। फिर भी निरंतर 7 वर्ष तक वह विजय यात्रा करते रहे। मतलब कहने का मतलब कि राजा हर्षवर्धन जो थे उन्होंने लगातार 7 वर्ष तक जो है वो जीतते रहे। थानेश्वर के एक छोटे से राज्य में से उन्होंने उत्तर भारत के विशाल जो है साम्राज्य शुरू किया। कहने का मतलब ये है कि जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने, जो वर्तमान में हम पंजाब और हरियाणा कहते हैं, उन्होंने क्या किया था, शुरुआत में उन्होंने वहां से शुरू करके लगभग उत्तर भारत का आधे से ज्यादा भाग उन्होंने जीत लिया था केवल 7 वर्षों में। अब हम बात करेंगे कि हर्ष का शासन और संचालन किस प्रकार था, कि राजा हर्षवर्धन थे वो किस प्रकार का शासन चलाते थे और संचालन करते थे। राज्य का समस्त व्यवस्था तंत्र और हर्षवर्धन स्वयं देखरेख करते थे। मतलब जो है वो अपना शासन संचालन खुद चलाते थे। निरीक्षण करने के लिए, मतलब देखभाल करने के लिए वह स्वयं जो है विविध यात्रा करते थे। मतलब अपने राज्य की पूरी देखभाल करने के लिए वह खुद ही निकलते थे। उन्होंने अपनी दिनचर्या को 3 भागों में बांटा था। प्रथम भाग संचालन हेतु, पहला भाग जो था वो देखरेख के लिए था, दूसरा जो है प्रजा कल्याण के लिए था, धार्मिक कार्यों के लिए था, और तीसरा जो था वह संचालन में वह न्यायप्रिय और कर्तव्य पालन में अत्यंत नियमित था। सद्कार्य, मतलब अच्छे कार्य करने के लिए भी समय वह भोजन करना भी मूल नहीं समझते थे। मतलब क्या है, उन्होंने अपने पूरे दिनचर्या को 3 भागों में बांटा था। वो अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्होंने क्या किया था कि उनको भूख तक नहीं लगती थी, वो खाने तक को भूल जाते थे। हर्षवर्धन ने राज्य में अनेक विश्राम गृह बनवाए, बावड़ियां बनवाई, कुआं बनवाए, तालाब बनवाए, मठ बनाए। किसके लिए, यात्रियों के लिए बनवाए थे। जीव हिंसा पर वह प्रतिबंध लगाते थे, मतलब वो जीवों की हत्या करने पर प्रतिबंध लगाते थे। प्रतिवर्ष वह बौद्ध धर्म चर्चा सभा बुलाते थे। हर 5 वर्ष पर वह प्रयाग में बड़ी धर्म परिषद और दान महोत्सव का आयोजन करते थे। मतलब प्रयाग के पास वो क्या करते थे, हर 5 वर्ष जो है दान देने के लिए महोत्सव, मतलब एक बहुत बड़ा मेला लगवाते थे। धर्म परिषद के दरमियान वह भंडार और शरीर पर आभूषण तक को खाली करते थे। मतलब दान में वो इतने आगे थे, इतने प्रिय दान देना उनका पसंद था कि वो अपने शरीर के जितने भी आभूषण थे उन तक का त्याग कर देते थे। उन्हीं के सुसंस्कृत
सुसंस्कृत साहित्यकार और महाकवि बाण भट्ट हर्ष के दरबार की शोभा बने। मतलब बाण भट्ट आपने सुना होगा, जिसने हर्षचरित्र और कादंबरी की रचना की थी, वह जो है उनकी शोभा बढ़ाते थे, उनके दरबार की। और हर्षवर्धन स्वयं भी एक साहित्यकार थे। उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक 3 नाटक जो है उन्होंने लिखे थे। सम्राट वर्ष के समय में कई महत्वपूर्ण बातें हर्षचरित्र से हम जान सकते हैं। मतलब हर्षचरित्र जो है उसमें जो है राजा हर्षवर्धन के बारे में काफी कुछ बताया गया है। अब हम बात करेंगे, हर्षवर्धन ने जो है नालंदा विद्यापीठ की स्थापना की थी और वो किस प्रकार के सम्राट थे। हर्ष ने अपने राज्य में नालंदा विद्यापीठ और उनके आचार्य शीलभद्र को आवश्यक सभी सहायता देश विदेश से प्रसिद्धि दिलाई थी। मतलब क्या है, राजा हर्षवर्धन को और उनके जो आचार्य थे शीलभद्र, उन्होंने देश विदेश से प्रसिद्धि दिलाई थी। नालंदा विद्यापीठ के रखरखाव के लिए लगभग उन्होंने 100 जितने गांव दिए थे। मतलब क्या है, नालंदा विद्यापीठ इतना बड़ा था बेटा कि उसमें उसके देख रेख के लिए, उसका रखरखाव के लिए लगभग 100 गांव समझते हो ना आप, उसमें कितने लोग रहते हैं, कितना बड़ा नालंदा विद्यापीठ था कि रखरखाव के लगभग 100 गांवों की जरूरत पड़ती थी। वहां पर क्या क्या कार्य होते थे, वहां पर किन किन चीजों का उपयोग होता था, लौह, स्वर्ण, पारा और भस्म की औषधियां उपयोग बताते हुए वह रसायन शास्त्री नागार्जुन जो है नालंदा विद्यापीठ के थे। हम बात करें एक रसायन शास्त्र की जिनका नाम नागार्जुन था, वो जो है नालंदा विद्यापीठ के ही थे। वहां पर जो है लोहा भस्म वगैरह के बारे में बताया जाता था। हम बात करेंगे नालंदा विद्यापीठ में उसमें क्या क्या था। वहां पर का जो प्रवेश लेना था, आपको वहां पर इंटरव्यू बोलते हैं, प्रवेश पत्र जो है परीक्षा उत्तीर्ण करके ही दिया जाता था। नालंदा विद्यापीठ में रहने वाले, खाने और शिक्षा का जो निःशुल्क व्यवस्था थी। नालंदा विद्यापीठ में भव्य समृद्ध पुस्तकालय का नाम जो था वो धर्मगंज था। मतलब वहां पर जो लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, वो जो बहुत ही बड़ा था, बहुत बड़ा और भव्य था। कैसा था लोगों का जीवन, मतलब कहने का मतलब है कि राजा हर्षवर्धन के काल में लोगों का जीवन किस प्रकार का था। वहां के जो लोग थे, वहां किला बंद करके रहते थे। उसके प्रवेश के लिए बड़े बड़े दरवाजे होते थे। समाज में मुख्य 4 वर्ण थे। पर्दा प्रथा, अंतरजातीय विवाह तथा प्रथा प्रचलित नहीं थी। सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा शुरू हो चुकी थी। लोग भोजन में दूध और उनकी बनी हुई चीजों का करते थे इस्तेमाल। गेहूं, चावल, फल और साग सब्जी भी खूब उपयोग करते थे। लोग सादा, सफेद और स्वच्छ कपड़े पहनते थे। पुरुष धोती और स्त्रियां जो है साड़ी पहनती थी। उनमें गहनों में फूल, माला, छल्ला, अंगूठी, मतलब उस समय जो है लोग गहनों का उपयोग भी करते थे। वहां पर जो है लोग मनोरंजन के लिए शतरंज और चौरस का मतलब इस्तेमाल करते थे। नट और मदारी गांव में घूम घूम करके जो है वहां पर बच्चों का, लोगों का मनोरंजन करते थे। प्रजा का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। उस समय जो मेन व्यवसाय था राजा हर्षवर्धन में क्या था, कृषि और पशुपालन था। जमीन का महसूल लगभग 1.6 मतलब 1:6 उत्पादन का 6ठा हिस्सा जो है हमको महसूल के रूप में देना पड़ता था। और है आंतर और बाह्य जो लोग हैं वहां पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। व्यापार और चीज वस्तु का आयात निर्यात के लिए पाटलिपुत्र में बंदरगाह तक, वर्तमान में भरूच जो कह सकते हैं, सीधा राजमार्ग बना हुआ था। कहने का मतलब वहां का लोगों का जीवन सादा था, अच्छा था, महसूल नीति कर नीति भी अच्छी थी। मतलब लोगों को अगर आयात निर्यात करना था तो राजमार्ग जो है बिल्कुल स्टेट राजमार्ग बने हुए थे। चीज वस्तुओं का आयात निर्यात के लिए पाटलिपुत्र जो वर्तमान में भरूच के नाम से जाना जाता है, उसको जो है राजमार्ग जैसी सुविधा जो है वहां उपलब्ध थी। उस समय जो है व्यापार विनिमय के लिए सोने और चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था। वहां गहनों, मूर्तियों, हाथी दांत और इमारती लकड़ी का गृह उपयोगी सामान जो बनाकर निर्यात, मतलब क्या है, हाथी के दांतों, गहनों आदि का जो है निर्यात मतलब एक्सपोर्ट बाहर किया जाता था। व्यापार में का पलड़ा भारत की तरफ झुका हुआ था। मतलब क्या इतना अच्छा व्यापार था कि पलड़ा जो है हमारा समृद्धि के लिए हम कह सकते हैं झुका हुआ था। उस समय जो है हर्षवर्धन के काल में इतना अच्छा निर्यात होता था कि हमारा जो कह सकते हैं कि पलड़ा की बात करते तो हमारा पलड़ा जो व्यापार में निर्यात के मामले में बहुत ही भारी था। हर्षवर्धन का युग दौरान रोम से भारत की तरफ खूब सोना व्यापार के कारण खींचा चला आ रहा था। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का पालन करने वाले प्रजा भी सर्वधर्म संभाव की भावना रखते, मतलब उस समय जो है सभी धर्मों को समान मानने की जो है भावना शुरू हुई थी। तो हमने बात की थी राजा हर्षवर्धन के बारे में, उनका शासन किस प्रकार का था, उनका संचालन किस प्रकार का था, उन्होंने नालंदा विद्यापीठ की स्थापना की थी, उस समय लोगों का जीवन कैसा था। और उसी समय लगभग ह्यू एन त्वांग नाम के चीनी यात्री, जिनका कार्यकाल लगभग 629 से लेकर 645 माना जाता है, उनके बारे में क्या लिखते थे
कि बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आए हुए ह्यू एन त्वांग 5 वर्ष तक नालंदा विद्यापीठ में रहकर उन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने क्या किया था, हर्षवर्धन के राज्य में 100 मठ थे। मतलब ह्यू एन त्वांग ने क्या लिखा है, उन्होंने राजा हर्षवर्धन के बारे में बताया है कि वो लगभग 100 बौद्ध मठ थे। प्रजा जीवन सादगीमय, सात्विक मतलब साधुओं वाला, अत्यंत सुखी, सदाचारी और न्याय और सत्य पर आधारित। मतलब उस समय का जो जीवन था बहुत ही बेटा शुद्ध था, सात्विक था, साधारण था। तो क्या है, छल कपट लोगों के अंदर नहीं था। मतलब लोग एक दूसरे के प्रति जो वचन जो शब्द यूज करते थे वो भी गलत नहीं कर सकते थे। पाप कर्म जो मतलब ये सब होता, कोई इंसान अगर गलत बोलता था उसको पाप माना जाता था। ह्यू एन त्वांग ने लिखा है कि हर्षवर्धन के काल का जो जीवन था बहुत ही सुंदर और बहुत ही सादा जीवन था। हमने अब बात की हर्षवर्धन के बारे में। अब हम आपको बताएंगे वातापी। वातापी इसी समय दक्षिण भारत में राजा हर्ष जैसा एक और पराक्रमी था जिसमें के सामने युद्ध में हर्ष भी हार गए थे। वह उनका नाम था राजा पुलकेशी द्वितीय। अब हम बात करेंगे राजा पुलकेशी द्वितीय की। राजगद्दी तक की सफर। दक्षिण भारत के चालुक्य वंश वातापी में राजधानी स्थापित करके राज्य चलाता था। उसका राज्य अच्छी तरह फैला हुआ था। पुलकेशी प्रथम का बलवान राजा था। उसके अश्वमेध यज्ञ भी किया था। हम बात कर रहे हैं पुलकेशी द्वितीय की। वो बहुत कहाँ के थे, वो कर्नाटका के थे और वह उनका जो अच्छा राज्य जो है पूरी रूप से दक्षिण में फैला हुआ था। पुलकेशी जो प्रथम थे वहां पर बहुत ही बलवान महाराजा माने जाते थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। उसके ध्वज पर वाराह अवतार का चिन्ह था। वाराह अवतार होता है, एक भगवान का अवतार होता है, उसका चिन्ह बनाया हुआ था। पुलकेशी प्रथम के पश्चात उनके पुत्र की बात कर रहे हैं, जिनके प्रथम उनके पिता के साथ प्रथम, उनके पुत्र के साथ द्वितीय वर्ड यूज किया गया था। कीर्ति वर्मा गद्दी पर बैठा। उसके बाद उसका भाई मंगलेश राजा बना। उसके बाद जो है वातापी नमूनेदार विष्णु मंदिर बनवाया उन्होंने। उसके बाद जो है सत्याश्रय पुलकेशी द्वितीय जो है वो राजगद्दी पर बैठा। अब हम बात करेंगे पुलकेशी द्वितीय के बारे में, जिनका कार्यकाल लगभग 610 से लेकर 642 के बारे में बताया गया है। चालुक्य वंश, हम कौन से वंश के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें जो है चालुक्य वंश के बारे में बात कर रहे हैं। चालुक्य वंश में पुलकेशी द्वितीय ने लगभग 30 वर्ष तक राज्य किया। यह राजा खूब प्रतापी और बहादुर योद्धा था। उसने अनेक युद्ध जीते। उसने पहले दक्षिण गुजरात फिर उत्तर गुजरात को जीता। उसने कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में प्रदेशों को जीता। मतलब बताया गया उसने गुजरात में लगभग सभी प्रदेशों को जीत लिया था। आंध्र प्रदेश भी उसके अधिकार में आ गया था। राजधानी वातापी मतलब उसकी राजधानी जो थी वातापी बोली जाती है। उसने जो है उसको बहुत ही सुंदर बनवाया था। जब कन्नौज का राजा हर्षवर्धन अपनी विजय यात्रा करके राजा हर्षवर्धन जो है अपनी विजय यात्रा करके उत्तर तक पहुंच गए थे, तब दक्षिण से जो है पुलकेशी जो है वो उत्तर की तरफ बढ़ रहे थे। तब यह दोनों महाराजा नर्मदा के पास एक दूसरे से मिले और वहां पर उन्होंने विशाल युद्ध किया। हर्षवर्धन उत्तर से बढ़े और वो दक्षिण में मिले और कहा नर्मदा नदी के किनारे उन दोनों में आपस में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। हर्ष जैसे महान राजा को पुलकेशी द्वितीय ने हरा दिया। इससे हर्ष का विजय जो है यात्रा वहीं रुक गई। हर्ष पुलकेशी जो है विग्रह से कन्नौज का साम्राज्य जो नर्मदा तक आकर रुक गया। मतलब जो हर्ष का जो है राजा हर्षवर्धन का जो था साम्राज्य वहीं तक स्थापित, वहीं पर रुक गया था। पुलकेशी द्वितीय वीर था, वह उसी तरह कला का भी वह शौकीन था। उसी समय वातापी और धारापुरी की गुफाओं का निर्माण हुआ। अजंता की गुफाओं की कई प्रसिद्ध जगत भित्ति मतलब होता है दीवार पे बनाए गए चित्र जो होते हैं। ह्यू एन त्वांग हिंद में घूमते घूमते दक्षिण भारत के पुलकेशी द्वार में पहुंचा। उसने वैभव में ह्यू एन त्वांग के खूब बढ़ाई की। उसने जो है ह्यू एन त्वांग ने पुलकेशी द्वितीय के बारे में ही बताया है। यह सभी राजा हिंदू धर्म के उपासक थे। इसी समय बौद्ध धर्म जो है मंद पड़ गया था। जैन धर्म की शाखा जो है दिगंबर के नाम से जो जानी जाती है उसका मतलब प्रभाव बढ़ गया था। उस समय जो है बौद्ध धर्म कम हुआ और जैन धर्म दिगंबर जो है वो बढ़ने लग गया था। हर्ष और पुलकेशी समकालीन मतलब एक ही समय के राजा थे, परंतु हर्ष के कुछ युद्धों के पश्चात मन मारकर बैठ गए। मतलब हर्ष तो बैठ गए परंतु पुलकेशी ने बात नहीं मानी। परिणाम स्वरूप कांचीवरम के पल्लव वंश के राजा के साथ युद्ध में वह लड़ते हार गए और 642 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके 5 वर्ष जो है बाद हर्षवर्धन की मृत्यु भी हो गई। प्राचीन हिंद के इतिहास में यह अंतिम हिंदू 2 सम्राट थे। मैंने आपको बताया राजा हर्षवर्धन और पुलकेशी द्वितीय के बारे में। ये अंतिम 2 हिंदू राजा थे जिन्होंने इतिहास में हिंदुओं का बहुत ही प्रचलित किया था, जिन्होंने हिंदू सम्राट के बारे में बताया था। आज ही आपका चैप्टर 2 महान राज्य जो है खत्म होता है। इसको आपको ध्यान से
सुनना है और देखना है। थैंक यू।